हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं दुर्गा की कहानी। चैप्टर 31, शिवाई की दुर्गा को हेल्प। ललिता देवी का ऑफिस। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर्स को ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा देख ललिता देवी तुरंत उठकर उनके पास गई और बोली, डायरेक्टर सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे अच्छा ही हुआ आप यहाँ आ गए, क्योंकि आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आप नहीं जानते दुर्गा चौहान ने आज क्या किया है। इसने नताशा जायसवाल का मुंह टॉयलेट में डाल दिया और अभी मेरे साथ भी बदतमीजी की, इसलिए मैंने इसे रेस्टिगेट करने का फैसला लिया है। हम ऐसे लड़की को ललिता देवी इतना ही कह पाई थी, तभी एक डायरेक्टर ने उससे गुस्से में कहा, तुम चुप रहो। अब डायरेक्टर ने दुर्गा के पास जाके मुस्कुरा के कहा, मिस चौहान, अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जहाँ तक बात नताशा वाले मामले की है, तो मैंने इस मामले की जांच करवाई है। इस मामले में सारी गलती नताशा जायसवाल की है। आपके साथ उसने बहुत गलत किया है। इसके लिए कॉलेज के बोर्ड ने डिसाइड किया है कि नताशा जायसवाल को 3 महीने के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये सब उसी की गलती थी, पर आप परेशान ना हो। दुर्गा ने हैरानी से सोचा, ये लोग इतने अच्छे तो कभी नहीं थे, तो फिर आज अचानक इन्हें क्या हो गया? दुर्गा ने बहुत हैरानी से पूछा, आपका मतलब है कि आप मुझे कॉलेज छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है? डायरेक्टर ने हंसते हुए कहा, दुर्गा बेटा, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो कॉलेज क्यों छोड़ोगी? तुम आराम से कॉलेज में पढ़ाई करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बल्कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो तुम सीधे मेरे पास आना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी सारी समस्याओं को मैं खुद सुलझाऊंगा। ललिता देवी हैरानी से बोली, सर, आप दुर्गा की इतनी बड़ी गलती को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? डायरेक्टर ने गुस्से में चिल्लाते हुए ललिता देवी से कहा, शट द हेल अप। तुम अपनी ड्यूटी निभाने में फेल हो गई हो। तुमने अपनी पोजीशन का बहुत गलत फायदा उठाया है। तुमने इस कॉलेज में फेवरेटिज्म के चक्कर में बहुत से स्टूडेंट को परेशान किया है। आज भी तुमने दुर्गा चौहान के साथ गलत किया, उसके साथ गलत करने वालों का साथ भी दिया। तुम इस पोजीशन के लायक ही नहीं हो। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त पोजीशन से सस्पेंड करता हूँ। आज से तुम डिसिप्लिन की हेड नहीं होगी। मुझे 1 घंटे के अंदर तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर टेबल पर चाहिए। दुर्गा ने डायरेक्टर से कहा, सर, अब जब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। डायरेक्टर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ यहाँ से। अपनी क्लास अटेंड करो, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा होगा। दुर्गा के वहाँ से जाने के बाद दूसरे डायरेक्टर ने पूछा, डायरेक्टर सिन्हा, मैं आपसे एक स्टूडेंट के सामने कोई सवाल नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब वो चली गई है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपको अच्छी तरह से पता है कि दुर्गा चौहान ने यूनिवर्सिटी के रूल्स तोड़े हैं, तो फिर आपने उसका साथ क्यों दिया? डायरेक्टर सिन्हा ने बताते हुए कहा, मेरे पास इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। कुछ दिन पहले खुद मिस्टर शिवाय सिंह राठौर ने मुझे पर्सनली कॉल करके कहा था कि हम सबको दुर्गा का बहुत ध्यान रखना है। उसे इस यूनिवर्सिटी में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिस लड़की की परवाह खुद मिस्टर राठौर जैसा इंसान करता हो, वो लड़की कोई मामूली लड़की तो नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर होगा कि हम सब थोड़ा सावधान रहे और दुर्गा का ध्यान रखें। शिवाय का ऑफिस। शिवाय मीटिंग रूम में अपने एग्जीक्यूटिव के संग बैठा था। मीटिंग रूम में मौजूद सभी एग्जीक्यूटिव की हालत खराब थी, क्योंकि शिवाय पिछले 1.5 घंटे से उनकी बनाई हुई रिपोर्ट देख रहा था और अब तक उसने कुछ नहीं कहा था। कुछ देर बाद शिवाय ने रिपोर्ट्स टेबल पर फेंकते हुए गुस्से में कहा, मैं इन रिपोर्ट्स से जरा भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। तुम लोग इन रिपोर्ट्स को दोबारा बनाओगे? विशाल ने अपने मन में सोचा, सर, ये आप क्या कर रहे हैं? पहले ही आप इन रिपोर्ट्स को 11 बार बनवा चुके हैं। आप एक बार फिर उन्हें रिपोर्ट को फिर से बनाने का काम दे रहे हैं। मिस दुर्गा ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। इस बात का गुस्सा आप इन लोगों पर कैसे उतार सकते हैं? ये सब आज के टाइम के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, लेकिन आपने क्या हालत बना दी है इन बेचारों की। शिवाय ने गुस्से में सोचा, उस लड़की ने मेरा प्रपोजल तो ठुकरा ही दिया और अब मुझे कॉल तक नहीं कर रही है। उस पार्टी वाली रात को निकले और हमें मिले हुए पूरे 4 दिन 18 घंटे 32 मिनट हो चुके हैं। इतने टाइम में उसने मुझे एक बार भी कॉल करना जरूरी नहीं समझा। शिवाय ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन में देखा तो उस पर दुर्गा का नाम फ्लैश हो रहा था। दुर्गा का नाम देखकर शिवाय ने तुरंत फोन उठा लिया और हेलो बोला। दूसरी तरफ से दुर्गा ने कहा, हाय शिवाय, मैं दुर्गा बोल रही हूँ। इधर से शिवाय ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने मुझे आज अचानक कॉल कैसे कर लिया? कोई बात है क्या? शिवाय को मीटिंग के बीच में फोन उठाते देखकर सभी लोगों के मुंह हैरानी से खुले रह गए थे, क्योंकि ये पहली बार था जब शिवाय ने मीटिंग के बीच में फोन अटेंड किया था। दुर्गा ने हिचकिचाते हुए पूछा, शिवाय, मैं जानना चाहती हूँ
क्या तुमने मेरे कॉलेज के डायरेक्टर से बात की थी और उन्हें मेरा ध्यान रखने के लिए कहा था? शिवाय ने झूठ बोलते हुए कहा, तुम्हारे डायरेक्टर को फोन मैंने नहीं, विशाल ने किया था। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, तो इसलिए वो आदमी मुझसे इतने अच्छे से पेश आ रहा था। असली दुर्गा की यादों के हिसाब से तो डायरेक्टर और ललिता देवी दोनों ही बहुत घटिया थे। दुर्गा ने एक गहरी सांस लेकर शिवाय से कहा, मुझे यकीन था कि ये काम जरूर तुम्हारा ही होगा। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जो मेरे लिए ये सब करे। शिवाय से फोन पर बात करते हुए दुर्गा ने अपने मन में सोचा, शिवाय को जरूर अंदाजा हुआ होगा कि उस पार्टी की रात के बाद यूनिवर्सिटी में मेरे कई दुश्मन बन गए होंगे, इसलिए उसने विशाल के जरिए डायरेक्टर से बात करके यूनिवर्सिटी में मेरी जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश की है। बहुत अच्छा लगता है जब आपके पीछे कोई इस तरह आपका सपोर्ट बनकर खड़ा हो, लेकिन मुझे हमेशा से हर लड़ाई को अकेले लड़ने और सारी प्रॉब्लम को अकेले सुलझाने की आदत रही है, क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में मेरे गुरु के अलावा मेरी मदद करने वाला और कोई नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर शिवाय के बहुत सारे एहसान हो गए हैं और मुझे किसी के भी एहसान लेने की आदत नहीं है। दुर्गा ने कुछ सोचकर शिवाय से कहा, ओके शिवाय, उस दिन तुम बता रहे थे ना एक मशीन के बारे में जो तुम्हारे जहर का लेवल नाप सकती है। तुम चाहते थे ना कि हम उस मशीन की मदद से तुम्हारे जहर का लेवल नापने के लिए एक्सपेरिमेंट करें। तो क्या वो मशीन तैयार है? क्या हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं? दुर्गा ने अपने मन में सोचा, शिवाय जितना अमीर है उस हिसाब से तो उसे मुझसे कभी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं होगी। उसका एहसान उतारने के लिए मैं बस एक ही चीज कर सकती हूँ, और वो चीज है उसके ठंडे जहर को जल्द से जल्द खत्म करने में उसकी मदद करना। दुर्गा ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम किस टाइम पर फ्री हो एक्सपेरिमेंट के लिए? शिवाय ने तुरंत ही कहा, जब भी तुम चाहो, मैं तो हमेशा ही फ्री हूँ। ये सुनकर शिवाय के बगल में खड़े विशाल ने अपने हाथ में लिए हुए शिवाय के शेड्यूल को देखा, जो कि आने वाले कई हफ्तों के लिए पूरा फुल था। विशाल ने अपने मन में कहा, बॉस, झूठ बोलने से पहले एक बार तो सोच लिया कीजिए। दुर्गा ने जवाब में कहा, तो फिर आज रात के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कहाँ? एक काम करते हैं, किसी होटल में कमरा ले लेते हैं। ये सुनते ही शिवाय के तो एक्सप्रेशन ही बदल गए। उसका चेहरा लाल पड़ गया। वो कुछ पल के लिए खामोश सा हो गया। शिवाय को ऐसे देखकर वहां मौजूद सभी एग्जीक्यूटिव परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके लिए कोई बड़ी परेशानी तो नहीं आने वाली। दुर्गा ने कहा, शिवाय, तुम इतने चुप क्यों हो? कुछ तो जवाब दो। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? शिवाय ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, बाय। इतना कहकर शिवाय ने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद भी शिवाय के कानों में दुर्गा की आवाज पहुंच रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दुर्गा उसके पीछे खड़ी होकर खुद उसके कानों में कह रही हो, किसी होटल में कमरा ले लेते हैं। शिवाय ने अपनी आंखें बंद करके अपने मन में सोचा, भले ही मैं जानता हूँ कि दुर्गा का होटल में कमरा लेने के लिए सिर्फ इसलिए कहा था ताकि वो किसी शांत और एकांत जगह में एक्सपेरिमेंट कर सके, लेकिन मैं फिर भी उसकी इन बातों से खुद को टर्न ऑन करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। ये लड़की मुझे दिन पर दिन अपना दीवाना बनाती जा रही है। शिवाय ने अपनी चेयर से उठते हुए सबसे कहा, ये रिपोर्ट ठीक है, दूसरी मत बनाओ, इसे ही फाइनल कर दो, नाउ डिसमिस। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक शिवाय को क्या हुआ। शिवाय ने विशाल को देखकर कहा, विशाल, आज रात के लिए किसी 7 स्टार होटल में एक प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर दो। ये कहकर शिवाय वहाँ से जाने लगा तो विशाल ने पीछे आते हुए सोचा, बॉस, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने चेहरे पर उतावलापन दिखाना बंद कर सकते हैं? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आसपास वाले लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं और अजीब चीजें सोच रहे हैं। रात 8 बजे, होटल का कमरा। दुर्गा ने शिवाय को 8 बजे का टाइम दिया था, पर शिवाय 7 बजे ही आ गया था। वो बेसब्री से दुर्गा का इंतजार कर रहा था। ठीक 8 बजे कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। शिवाय ने दरवाजा खोला तो दुर्गा उसके सामने खड़ी थी। दुर्गा ने ब्लू कलर की एक स्लीवलेस मिडी पहन रखी थी और अपने बालों का एक जोड़ा बनाया था और आगे से कुछ बालों की लटें निकाल रखी थी। शिवाय ने भी व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का कोट पहना था। शिवाय ने अपनी टाई काफी ढीली कर रखी थी और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे। दुर्गा ने शिवाय को देखकर अपने मन में सोचा, ये बात तो माननी पड़ेगी कि शिवाय वाकई बहुत अच्छी बॉडी शेप में है।
ही इज ड्रॉप डेड हॉट। शिवाय ने दुर्गा को देखकर अपने मन में सोचा, आज पहली बार मैंने दुर्गा को बंदे बालों में देखा है। इस ड्रेस में उसकी फेयर नेक और प्रिटी कॉलरबोन साफ दिखाई दे रही है। आज इसने लाइट मेकअप भी किया है। शी इज डैम हॉट। शिवाय ने दुर्गा से पूछा, आज तुम इतनी ड्रेस अप होकर क्यों आई हो? दुर्गा ने शिवाय के थोड़ा करीब आते हुए कहा, शिवाय, हम एक 7 स्टार होटल में हैं। अगर मैं बहुत ज्यादा सिंपल लुक में आती तो शायद यहाँ के गार्ड्स मुझे अंदर आने ही नहीं देते। इसके अलावा बात ये भी है कि मैं अटेंड किससे कर रही हूँ? मैं यहाँ माननीय शिवाय सिंह राठौर को अटेंड करने आई हूँ। आप इतने स्पेशल पेशेंट को थोड़ी सी फॉर्मेलिटी के साथ तो ट्रीट करना ही पड़ेगा। दुर्गा के करीब आने से शिवाय दुर्गा के फ्रेग्रेंस को महसूस कर पा रहा था, जो उसके अंदर कुछ अलग ही भावनाएं जगा रही थी। दुर्गा ने शिवाय को देखकर पूछा, तो अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 33 दुर्गा का दुश्मन कौन? दुर्गा ने रूम में देखते हुए सोचा कि प्रेसिडेंट स्वीट काफी फैंसी है। लिविंग रूम में सोफा और डाइनिंग टेबल मौजूद है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे शिवाय को एक बार टोटल चेक करना होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो रिलैक्स और कंफर्टेबल हो, जिसके लिए मुझे एक बार कोई कंफर्टेबल जगह देखनी पड़ेगी और उनके अंदर जो नर्वसनेस मुझे महसूस हो रही है उसे दूर करना पड़ेगा। दुर्गा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसका ध्यान बेड पर गया। दुर्गा बेड पर गई और खुशी से जम करके लेटते हुए बोली, वाओ, ये कितना सॉफ्ट और फ्लफी एंड कम्फी है और सो रिलैक्सिंग है। ये जगह एकदम परफेक्ट है। दुर्गा ने तकिए पर अपना सर रखा और अपना एक हाथ अपने सर के नीचे रख लिया और दूसरा हाथ अपने पेट पर रखकर आराम से लेट गई। दुर्गा ने शिवाय को देखकर कहा, शिवाय, कम हियर, लेट्स कम टू द बेड। शिवाय ये देखकर काफी हैरान और नर्वस हो गया। दुर्गा ने बेड से उठकर शिवाय की टाई खींचते हुए कहा, बाय द वे, अपने कपड़े उतार दो अभी। ये सुनकर शिवाय के तो गाल लाल हो गए। दुर्गा ने शिवाय को देखकर कहा, क्या इसमें तुम्हें मेरी मदद चाहिए? वैसे मैं कर सकती हूँ तुम्हारी मदद। शिवाय ने अपने मन में सोचा, मैं जानता हूँ कि दुर्गा का बेड पर आने से वो मतलब नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। उसका मुझे बेड पर आने का कहने का वही मतलब है जो नॉर्मली एक डॉक्टर का पेशेंट के लिए होता है। लेकिन जब यही शब्द दुर्गा के मुंह से निकलते हैं तो तुरंत ही वो अपने आप में एक सिडक्शन बन जाते हैं। उस पर से वो बेड पर ऐसे डिफेंसलेस होके लेटी है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मुझे इनवाइट कर रही हो। ये सोचते हुए शिवाय ने अपनी शर्ट उतार दी। शिवाय की शर्टलेस बॉडी को देखकर दुर्गा ने अपने मन में सोचा, हालांकि मैंने शिवाय की बॉडी को पहले भी देखा और छुआ है, लेकिन ये पहली बार है जब मैं उसकी बॉडी को इतने अच्छे से देख पा रही हूँ। शिवाय कपड़ों में काफी स्लिम लगता है, लेकिन बिना कपड़ों के काफी हॉट एंड क्यूट लगता है। इवनली टाइट स्किन, 6 पैक एब्स एंड वी लाइन जो पैंट्स के थ्रू साफ नजर आती है। दुर्गा ने अपने दोनों अंगूठे से थम्स अप दिखाते हुए हंस के कहा, सो नाइस, क्यूट अपीयरेंस, लॉन्ग लेग्स और वेल शेप बॉडी, यू आर द हॉटेस्ट मैन एवर। शिवाय ने दुर्गा की तरफ झुककर मुस्कुरा के पूछा, क्या तुम्हें मेरी एब्स पसंद आए? दुर्गा के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई। दुर्गा ने शिवाय का बाजू पकड़कर उसे बेड पर खींचकर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर बैठ के उसकी तरफ थोड़ा झुककर बोली, ईमानदारी से कहूँ तो तुम्हारी बॉडी सचमुच बहुत अच्छी है। दुर्गा शिवाय के सीने पर अपने दोनों हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हें पता है, मैं हमेशा से ये करना चाहती थी। जब हम पहली बार मिले थे तब से ही मैं ये चाहती थी। शिवाय ने थोड़ा हैरानी और हिचकिचाहट से पूछा, क्या चाहती थी तुम? दुर्गा ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता? वेल, ऑब्वियस सी बात है। ये कहकर दुर्गा ने बहुत खुश होकर शिवाय के एब्स को रब करते हुए कहा, मैं तुम्हारे एब्स को हमेशा से अच्छे से रब करना चाहती थी। ऐसा करते हुए तो सच में बहुत अच्छा लगता है। ये करते हुए दुर्गा ऐसे खुश थी जैसे किसी बच्चे को कोई खिलौना मिल गया हो, और शिवाय दुर्गा का ऐसा बिहेव देखकर हैरान था। शिवाय एकदम से दुर्गा का हाथ पकड़कर बैठ गया और बोला, बस करो दुर्गा, अब अगर तुम इससे आगे बढ़ी तो मैं नहीं जानता मुझे क्या हो जाएगा। दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, रिलैक्स शिवाय, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। तुम हर समय इतना सीरियस फेस बनाए रखते हो कि सारा माहौल सीरियस हो जाता है। तुम्हारी नर्वसनेस को कम करने के लिए हमें एक अच्छे और डिलाइटफुल माहौल की जरूरत है। बस इसलिए मैं अब तक ये सारा मजाक तुम्हारे साथ कर रही थी। अब हम सचमुच एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। ये कहकर दुर्गा बेड से उतरकर अपने बैग की तरफ बढ़ गई और उसमें से नीडल्स निकालने लगी। शिवाय बेड पर बैठा था पर वो दुर्गा को देख नहीं रहा था क्योंकि उसका
का चेहरा ब्लश करने की वजह से लाल पड़ गया था। दुर्गा को तो अंदाजा भी नहीं था कि अभी अभी उसने शिवाय के साथ क्या कर दिया था। शिवाय आराम से बेड पर बैठ गया और दुर्गा उसकी पल्स चेक करने लगी। दुर्गा ने शिवाय की पल्स चेक करते हुए सोचा, आज से पहले भी मैंने शिवाय की पल्स कई बार चेक की है, पर हर बार जल्दबाजी में ही की है, क्योंकि मैंने शिवाय की पल्स तभी चेक की जब शिवाय को ठंडे जहर का अटैक हुआ है। मैंने इस दुनिया की किताबों में ठंडे जहर के बारे में ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर हर बार रिजल्ट एक ही आया कि इस दुनिया में ये जहर है ही नहीं और ना ही पहले कभी था, और जो परेशानी है ही नहीं उसका इलाज भी कोई क्यों ढूंढेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये जहर इस दुनिया में है ही नहीं तो फिर ये जहर शिवाय के शरीर में कहाँ से आया। दुर्गा ने शिवाय से पूछा, शिवाय क्या तुम जानते हो कि तुम्हें ये जहर कब और किसने दिया? शिवाय ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता। जब मुझे ये जहर दिया गया था तब मैं बहुत छोटा था, इसलिए मुझे नहीं पता ये किसने और क्यों दिया। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, जहर दो तरीके के हो सकते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट पॉइजन बहुत तेज और दर्दनाक अटैक करते हैं, लेकिन उन्हें डिटॉक्सिफाई करना आसान होता है। क्रोनिक जहर शुरुआत में ज्यादा तकलीफ नहीं देते, लेकिन बढ़ते समय के साथ ये जहर जिसे इंसान की हड्डियों और नसों में समा जाता है, इस जहर को झेलने वाला दर्द और तकलीफ में दिन पर दिन डूबता चला जाता है। बहुत ज्यादा लंबे समय तक शरीर में रहने की वजह से ऐसे जहर को पूरी तरह से खत्म कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। शिवाय के शरीर में जो जहर है वो भी क्रोनिक है। इतना तो तय है कि शिवाय को बचपन से जिसने भी ये जहर दिया है उसका इरादा शिवाय को मारने का नहीं था, बल्कि उसे टॉर्चर करने का था। ये जहर जिसने भी दिया है वो शिवाय को मारना नहीं चाहता, बल्कि उसकी जिंदगी को मौत से बदतर बनाकर उसे सारी जिंदगी तड़पाना चाहता है। पर बचपन में ही शिवाय को ऐसा कौन सा दुश्मन बन गया था जिसने उसके साथ इतना बुरा किया। चैप्टर 34, अलग सा एहसास। शिवाय की पल्स चेक करने के बाद दुर्गा ने शिवाय से कहा, अब जब मैं तुम्हारी हिस्ट्री पहले से ही जानती हूँ तो चलो टेस्टिंग शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि मेरे करीब आने का तुम्हारी बॉडी के जहर पर क्या असर पड़ता है। कुछ देर बाद शिवाय ने जहर नापने की मशीन को पूरा सेटअप कर दिया था और दुर्गा को अच्छे से समझा दिया था कि वो मशीन कैसे काम करती है। शिवाय बिना शर्ट के बेड पर बैठा था। दुर्गा शिवाय के करीब जाकर बेड पर घुटनों के बल बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। दुर्गा के ऐसे बैठने से मशीन में एक बीप का साउंड हुआ। दुर्गा ने देखा कि मशीन में शिवाय का जहर का लेवल कम होता दिखने लगा था। दुर्गा ने हैरानी से कहा, तुम्हारे जहर का असर पहले से ही कम हो गया है, अनबिलीवेबल। अब दुर्गा ने शिवाय के कंधे पर हाथ रखा और ऊपर से उसके ऊपर झुककर अपने होठों को उसके होठों के काफी करीब ले आई। अब देखते हैं कि क्या होता है। दुर्गा के इतने करीब आने से मशीन में फिर से एक बीप का साउंड हुआ। दुर्गा ने देखा कि मशीन में शिवाय के जहर का लेवल पहले से ही कम हो गया था। दुर्गा खुश होते हुए बोली, तुम्हारे जहर का लेवल फिर से कम हो गया। शिवाय, इसका मतलब ये सच है कि मैं तुम्हारे जितने भी करीब आती हूँ तुम्हारे जहर का लेवल उतना ही कम होता जाता है। ये कहते हुए दुर्गा ने बिस्तर से उतरने की कोशिश की, पर उसका बैलेंस बिगड़ गया। दुर्गा शिवाय के ऊपर गिरने वाली थी, पर शिवाय ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। शिवाय और दुर्गा एक दूसरे के काफी करीब थे। वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। शिवाय की आंखों में देखते हुए दुर्गा की दिल की धड़कनें तेज हो गई। पहली बार दुर्गा को ऐसा कुछ महसूस हो रहा था। अब शिवाय से ज्यादा दुर्गा के गाल लाल होने लगे थे। वो अचानक ही ब्लश करने लगी थी। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, आखिर आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले कभी शिवाय के इतने करीब गई नहीं हूँ। पहले भी तो मैं शिवाय के करीब जा चुकी हूँ, तो फिर आज मेरा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? आज ये इतनी अलग सी फीलिंग क्यों आ रही है? ये अलग सा एहसास क्या है जो मुझे पहली बार महसूस हो रहा है? दुर्गा ने एकदम से मुंह मोड़कर अपनी फीलिंग छुपाते हुए कहा, ऑलराइट, आज के लिए बस इतना काफी है। ये कहकर दुर्गा बिस्तर से उठने लगी तो शिवाय ने दुर्गा का हाथ पकड़ कर अपनी तरफ खींचा और अपनी गोद में बैठा लिया। दुर्गा की पीठ शिवाय के सीने से लगी थी। शिवाय ने एक हाथ से दुर्गा का हाथ पकड़ रखा था और दूसरा हाथ पीछे से दुर्गा के पेट पर रखा था। उन दोनों की इतना करीब आने पर मशीन में जहर का लेवल और ज्यादा कम होने लगा। शिवाय ने दुर्गा का हाथ छोड़कर उसके कंधे को पकड़ा और पीछे से उसे अच्छी तरह जकड़ लिया और उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर कहा, अभी से कहाँ जा रही हो तुम? अभी ये एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ है। ब्लश करने की वजह से दुर्गा के गाल लाल हो गए थे। दुर्गा ने अपनी गर्दन थोड़ी सी पीछे घुमाई और शिवाय की आंखों में देखकर पूछा, लेकिन अब और क्या बचा है करने के लिए? शिवाय की नजर दुर्गा के होठों पर थी। शिवाय ने अपने मन में सोचा, इस लड़की ने मेरे अंदर की फीलिंग पूरी तरह से जगा दी है। इसने मुझे पूरी तरह से टर्न ऑन कर दिया है। मैं इसके और करीब जाना चाहता हूँ। मुझे और ज्यादा इंटीमेसी चाहिए। आई वॉन्ट मोर एंड मोर इंटीमेसी विद हर। बस
सब में खुद पर काबू नहीं रख सका। शिवाई ने अपनी गोद में बैठी हुई दुर्गा को कमर से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों के करीब आते हुए कहा, लेट्स ट्राई जीरो डिस्टेंस। ये कहकर शिवाई ने अपने होठ दुर्गा के होठों से जोड़ दिए। शिवाई का एक हाथ दुर्गा की कमर पर था और दूसरा हाथ दुर्गा की गर्दन पे। शिवाई ने दुर्गा को किस करते हुए कस के पकड़कर खुद से चिपका लिया। दुर्गा का हाथ शिवाई के सीने पर था। शिवाई ने किस करते हुए अपनी जीभ दुर्गा के मुंह में डाल दी और उसे किस करने लगा। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, ये क्या हो रहा है? हम तो यहाँ सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने आए थे ना, तो फिर हम अचानक किस क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, शायद शिवाई को फिर से ठंडे जहर का अटैक हुआ है। ये सोचकर दुर्गा ने अपने दोनों हाथ शिवाई के गले में डालकर उसे कस के पकड़ लिया और उसके और भी ज्यादा करीब होकर उसे किस बैक करने लगी। शिवाई ने हैरानी से सोचा, दुर्गा खुद से मुझे किस बैक कर रही है, तो क्या वो भी? ये सोचकर शिवाय दुर्गा को और भी ज्यादा करीब खींचकर और ज्यादा किस करने लगा। अब उन दोनों के बीच जरा सी भी दूरी नहीं थी। काफी देर तक किस करने के बाद दुर्गा ने शिवाय को हल्का धक्का देकर खुद से अलग करके तेज तेज सांसें लेते हुए कहा, बस बहुत हो गया। अब अगर ये किस और लंबा चला ना, तो कल सुबह न्यूज़पेपर में मेरी फोटो होगी और हेडलाइन में लिखा होगा कि दुनिया की पहली ऐसी लड़की जिसकी किस करते हुए दम घुटने से मौत हो गई। दुर्गा ने अपनी सांसें नॉर्मल की और शिवाय से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे जहर का लेवल पहले से ही काफी कम हो गया है। शिवाय ने थोड़े हैरानी से पूछा, क्या तुम अभी भी एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी? दुर्गा ने कहा, हाँ, तो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? आखिर इसी के लिए तो हम यहाँ आए थे। एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तुम्हारे जहर के लिए किसी एंटीडोट की तरह काम करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे शरीर में ऐसा क्या है जो तुम्हारे जहर को कम कर देता है। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, जहाँ तक मैं जानती हूँ किसी भी जड़ी बूटी के अलग अलग हिस्से अलग अलग बीमारियों का इलाज करने में काम आते हैं। इस हिसाब से जरूर मेरे शरीर का कोई ऐसा हिस्सा है जो शिवाय के जहर का असर को कम कर देता है, पर वो ऐसा कौन सा हिस्सा है? शिवाय के जहर में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं मेरे लिए, जिसका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। दुर्गा ने अपना बैग उठाया और वहाँ से जाते हुए बोली, अच्छा शिवाय, आज के लिए इतना काफी है, अब मुझे चलना चाहिए। मैंने सारी चीजें नोट कर ली हैं। घर पहुंचकर सभी चीजों के नोट्स बना लूंगी और तुम्हारे इलाज के लिए काम करूंगी। मुझे यकीन है कि तुम्हारे इलाज का कोई ना कोई तरीका जरूर मिल जाएगा। ओके बाय। इतना कहकर दुर्गा वहाँ से निकल गई। चैप्टर 35, मालिनी का प्लान। अगले दिन चौहान मेंशन, मालिनी का कमरा। मालिनी आज शर्मिंदगी की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। दुर्गा ने नताशा के साथ जो किया था उसके बाद मालिनी ने ना तो दुर्गा को फेस करने की हिम्मत थी और ना ही यूनिवर्सिटी के बाकी लोगों को। मालिनी के कमरे में काफी शोर मचा हुआ था क्योंकि मालिनी और दामिनी में आपस में बहस हो रही थी। मालिनी ने कहा, मॉम, मुझे नहीं पता था आप मुझसे क्या जानना चाहती हैं। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। दामिनी ने गुस्से में कहा, झूठ बोलना बंद करो मालिनी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम मुझसे अब और ज्यादा बातें नहीं छुपा सकती। सच सच बताओ, नताशा ने अब तक जो कुछ भी किया और कल कॉलेज में नताशा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा ही हाथ था ना? इसी वजह से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती हो। मालिनी ने चीखते हुए कहा, हाँ, मैंने ही किया था वो सब। दुर्गा के खिलाफ जितनी भी झूठी अफवाहें फैली थी उन सब में मेरा हाथ था। नताशा ने तो सिर्फ एक फोटो को पोस्ट किया था और झूठी अफवाहें फैलाई थी, लेकिन वो फोटो मैंने खींचा था और ये सब कुछ करने का आइडिया भी मैंने ही नताशा को दिया था। मैं और करती भी क्या, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो दुर्गा और मिस्टर राठौर अभी तक एक साथ हैं। मैं उसकी रेपुटेशन पूरी यूनिवर्सिटी के सामने बर्बाद कर देना चाहती थी ताकि उसे यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाए और उसकी बदनामी की वजह से मिस्टर राठौर उसे छोड़ दे। पर सब कुछ खराब हो गया, सारा प्लान हम पर उल्टा पड़ गया। दामिनी ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने सोचा भी कैसे कि एक छोटी मोटी हरकत करके तुम उससे नुकसान पहुंचा सकती हो? अफवाह तो आखिर में अफवाह ही होती है। अफवाहों का किसी न किसी तरह से गलत साबित कर दिया जाता है। उसे सारी दुनिया के सामने एक लो कैरेक्टर और बच्चलन साबित करने के लिए हमें एक ऐसे सबूत की जरूरत होगी जिसका कोई तोड़ ही ना हो। ऐसे सबूत मिलते नहीं है, पैदा करने पड़ते हैं। मालिनी ने थोड़ा नासमझी से पूछा, मॉम, आप क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ कहिए ना। दामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिनी, तुम्हें याद है तुम्हारी और मिहिर की एंगेजमेंट की एक रात पहले तुमने 2 गुंडों से दुर्गा को किडनैप कराया था। तब तुमने उन गुंडों को कुछ सिडेक्टिव ड्रग्स दिए थे जो उन दोनों ने दुर्गा को जबरदस्ती खिला दिए थे।
मालिनी ने कहा, वो दिन कैसे भूल सकती हूँ मॉम, आखिर उसी दिन के बाद से तो दुर्गा इतनी बदल गई है। तभी से तो वो बेवकूफ और डरपोक दुर्गा से स्मार्ट, नीडर और बोल्ड दुर्गा बन गई है। लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? दामिनी ने कहा, वो ड्रग्स अभी भी तुम्हारे पास है ना? मालिनी ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ मेरे पास है, पर आप क्यों पूछ रही हो? दामिनी ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, परफेक्ट। आज शाम को तुम्हारे पापा ने एक पार्टी रखी है जिसमें शहर के कई बड़े लोग आ रहे हैं। इस पार्टी को इंटरटेनिंग बनाने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लान है और इस प्लान में दुर्गा बच नहीं पाएगी। इस बार दुर्गा का बचना नामुमकिन है। शाम का समय, चौहान मेंशन। दुर्गा यूनिवर्सिटी से लौटकर सीधे अपने कमरे में आई। उसने कमरे में आकर अपना बैग रखा और देखा कि उसके ड्रेसिंग टेबल पर एक बहुत ही एक्सपेंसिव लिपस्टिक रखी थी और लिपस्टिक के साथ एक लेटर था। दुर्गा ने लेटर खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी सी दुर्गा दीदी, कल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझसे जो भी गलतियाँ हुई है उसके लिए मैं पूरे दिल से शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने अब तक जो भी गलतियाँ की है वो माफी के लायक नहीं है, पर फिर से उम्मीद करती हूँ कि मेरी बड़ी बहन अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपनी छोटी बहन को माफ कर देगी। माफी के तौर पर ये लिपस्टिक आपको दे रही हूँ। इस लिपस्टिक को मॉम अब्रॉड से मेरे लिए लाई थी। ऐसे ही एक लिपस्टिक मेरे पास भी है। आज रात को पापा ने एक पार्टी रखी है जिसमें शहर के कई बड़े बड़े लोग मेहमान बनकर हमारे यहाँ आने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों बहनें सेम लिपस्टिक लगाएं। मुझे यकीन है कि लिपस्टिक आप पर भी उतनी ही अच्छी लगेगी जितनी मुझ पर लगती है। अगर आपने ये लिपस्टिक लगाई तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। आपकी प्यारी छोटी बहन मालिनी। दुर्गा ने लिपस्टिक को खोलकर सूंघा तो उसमें से उसे बहुत अजीब स्मेल आई। दुर्गा ने मुंह बनाते हुए कहा, ये मालिनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। इस लिपस्टिक में आने वाली स्मेल से साफ जाहिर है कि ये वही ड्रग है जो असली दुर्गा को उन गुंडों ने खिलाया था, जिसके बाद असली दुर्गा को गला दबाकर मार दिया गया और मेरा पुनर्जन्म हुआ। इस ड्रग के असर की वजह से मैं उस रात शिवाय से टकराई और उसके साथ वो सब करना पड़ा। उन गुंडे ने तो डिल्यूट फॉर्म में ये ड्रग असली दुर्गा को खिलाया था, लेकिन मालिनी ने इतना भी कष्ट नहीं उठाया। इसकी स्मेल से पता चल रहा है कि इस बार इस ड्रग की मात्रा पिछली बार से बहुत ज्यादा ही है। ये इतनी ज्यादा है कि न सिर्फ इंसान बल्कि किसी जानवर ने भी इसे गलती से चाट भी लिया तो वो किसी जंगली बिल्ली की तरह अपने ऑपोजिट जेंडर वाले को झपट पड़ेगा। इसे लेगा तो इंसान को माहौल और रिश्ते नातों का भी कोई फर्क याद नहीं रहेगा। दुर्गा ने अब गुस्से में कहा, इन लोगों की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे द मेडिकल विजार्ड समीरा उर्फ दुर्गा को ऐसा ड्रग देने की कोशिश करने की। आज तुम नहीं मुझसे बचने वाली। मेरी रेपुटेशन बर्बाद करना चाहती हो ना? अब तुम्हें पता चलेगा कि रेपुटेशन बर्बाद करना किसे कहते हैं। तो अब क्या करेगी दुर्गा मालिनी के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए दुर्गा की कहानी मेरी जुबानी, ओनली ऑन स्टोरी सोनिक पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।